हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग द सॉलिटरी रीपर की पूरी समरी देखने वाले हैं और मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि दिवाली का टाइम आने वाला है और घर की सफाई का काम चल रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आप लोग भी अपने घरों की सफाई कर रहे होंगे तो हो सकता है कि थोड़ा आपको भी टाइम लग रहा होगा पढ़ने में। तो पढ़ने में बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी आप लोगों के लिए। ओके, चलिए तो हम लोग आज द सॉलिटरी रीपर की पूरी समरी देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को पूरी पोयम कवर करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको तो वो वाला पार्ट आप मेरे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं द सॉलिटरी रीपर की पूरी समरी। द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ लिरिक पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807 इन हिज कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। द सॉलिटरी रिपर जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक लिरिक पोएम है और इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1807 में, और ये पोएम्स का कलेक्शन था जो कि 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड था। द पोएम इज सेट इन स्कॉटिश हाईलैंड। इस पोएम की सेटिंग पूरी स्कॉटिश हाईलैंड में की गई है एंड डिस्क्राइब द प्रोफाउंड इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द स्पीकर एज ही ऑब्जर्व अ सॉलिटरी गर्ल। और इसमें जो कवि हैं उन्होंने अपने अनुभव और अपने जितने भी इमोशंस हैं उनको डिस्क्राइब किया है, और इसमें एक सॉलिटरी गर्ल है जो कि खेती कर रही हैं उसके बारे में बताया है। और वो जो गर्ल है वो क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं रिपिंग ग्रेन्स एंड सिंगिंग अलोन अ फील्ड। वो क्या कर रही है, अपने गेहूँओं को काट रही है और खेत में गाना गा रही है। द पोएम ओपन्स विद द स्पीकर अर्जिंग अदर टू स्टॉप एंड बिहोल्ड अ लोन हाईलैंड लेस रिपिंग एंड सिंगिंग इन द फील्ड। जो पोइट है वो पोएम के अंदर ये बता रहे हैं कि एक लड़की है जो फसल काट रही हैं और एक गाना गा रही हैं। वो गाना इतना सुखद है, इतना अच्छा है, इतना रोमांचक है कि उसको सुनते ही जाओ। तो वो वहाँ से आने जाने वाले जितने भी राहगीर हैं, जितने भी लोग वहाँ से आ जा रहे हैं, तो उनसे रुकने को बोल रहा है कि आप यहाँ रुकिए और इसका गाना सुनिए। ही प्रेजेज द ब्यूटी एंड मेलंचोली ऑफ हर सॉन्ग। वो चाहता है कि आप इसके गाने की सुंदरता को और इसके गाने में जो रोमांचक है वो रोमांचक गीत को वो सुनिए आप लोग। कंपेयरिंग इट्स स्वीटनेस टू दैट ऑफ द नाइटिंगल्स वेलकम टू टायर्ड ट्रैवलर्स एंड द कुकू बर्ड्स स्प्रिंग नोट। ये गाना एक कुकू बर्ड की सॉन्ग से भी इतना सुंदर है, या जो नाइटिंगल बर्ड होते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो नाइटिंगल बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, थके हुए यात्रियों को गाना सुनाकर उनका स्वागत करते हैं और उनकी थकान दूर करते हैं। लेकिन ये जो लड़की वो गाना गा रही है वो गाना भी इतना ही अच्छा है, इतना ही मधुर है, या फिर इससे भी ज़्यादा वो गाना मधुर है। डिस्पाइट नॉट कंप्रिहेंडिंग द एक्चुअल वर्ड्स। कवि बता रहे हैं कि मुझे इस गाने के एक्चुअल वर्ड्स पता नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि वो लड़की क्या गा रही हैं। द स्पीकर इमेजिन्स द सॉन्ग माइट रिकाउंट ओल्ड सोरो बैटल और डेली हार्डशिप मेकिंग इट यूनिवर्सली पॉइग्नेंट। कवि बता रहे हैं कि वो जो गाना गा रही हैं उसको मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि ये गाना बहुत ही दुखद गाना है, या फिर ये कोई बहुत पुराना गीत है। जो पुराने युद्ध होते थे और उन पुराने युद्ध में योद्धा जो शहीद हो जाते थे उन लोगों के लिए जो गाने गाए जाते थे, शायद ये गाना वो गा रही हैं। या फिर हो सकता है कि ये जो इसकी डेली की रोज़मर्रा की जो दुख भरी ज़िंदगी है, शायद इससे रिलेटेड कोई सॉन्ग गा रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या गा रही हैं, लेकिन वो जो गा रही हैं वो बहुत मधुर गा रही हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ हर मेलोडी सरपासेस इवन द ग्रेटेस्ट म्यूजिक ऑफ बर्ड्स और मैन। वो जो लड़की गाना गा रही हैं उसकी धुन इतनी प्रभावशाली है कि वहाँ से गुजरने वाले लोगों को सम्मोहित कर रही है, या फिर जो मनुष्य श्रेष्ठ गीत गाते हैं ये उससे भी अधिक मधुर है। एट द पोएम एंड्स एज द स्पीकर कंटिन्यूज हिज जर्नी। पोएम के लास्ट में जो कवि हैं वो अपनी जर्नी को फिर से शुरू करते हैं। द हॉन्टिंग म्यूजिक लिंगर्स इन हिज हार्ट सिम्बोलाइजिंग द इंड्यूरिंग पावर ऑफ आर्ट एंड इमोशंस ओवर टाइम। कवि बताते हैं
कि मैं जब वहाँ से गुजर रहा था और वो जो लड़की गीत गा रही थी वो इतना मधुर था कि वो मेरे दिल को छू गया। उसको भूलने की अगर मैं कोशिश भी करता हूँ तब भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मेरे दिलो दिमाग पर बिल्कुल छा चुका था। हमारी जो भावनाएं होती हैं वो हमेशा हमारे अंदर या हमारे दिल में वो गूंजती रहती हैं। उसी तरह से ये जो गीत हैं ये भी मेरे दिल में उतर चुका है और ये गीत मेरे दिल से जाने का नाम नहीं ले रहा है, ये इतना अच्छा गीत है। ओके, तो ये सारी पोएम का समरी वाला पार्ट फिनिश होता है। अब इसका हम जैनर और इसका स्टाइल देख लेते हैं, इसका जैनर और स्टाइल कैसा है। तो द पोएम इज अ लिरिक एम्फेसाइज द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग एंड इमोशंस। ये पोएम एक गीतात्मक रचना है जिसको हम गाकर अपनी भावनाओं को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। It exemplifies romantic poetry's focus on the beauty of nature, individual emotions and the power of imagination. ये कविता किसको शो कर रही हैं, किसको इम्प्लीफाइज कर रही हैं? ये कविता प्रकृति की सुंदरता को, व्यक्तिगत भावनाओं को और जो कल्पना की शक्ति होती हैं, जो पावर ऑफ इमेजिनेशन होता है, उसी को ये बता रही हैं। Wordsworth employs imagery and auditory detail, making the reader almost hear the reaper's song and visualization the serene landscape. वर्ड्सवर्थ अपनी कविता को इतना चित्रात्मक और इतना अच्छे से पूरा शो करते हैं, जो पढ़ने वाले रीडर होते हैं उनको लगता है कि सच में वो लड़की कोई गीत गा रही है या फिर सच में हम उसको सुन रहे हैं, ऐसा विजुअलाइजेशन होता है। ओके, तो वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी कविताओं की ऐसी ही रचना करते हैं और उनकी जो कविताएं होती हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक दृश्य को हमारे सामने ऐसे रिप्रेजेंट हो जाते हैं, वो दृश्य जैसे वो ये सारी घटनाएं ये सब कुछ हमारे सामने ही घटित हो रही हैं। द पोएम इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड इन लैंग्वेज। ये पोएम बिल्कुल एकदम सरल और सटीक है, बट रिच इन मैटाफर, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन। लेकिन ये किससे भरपूर है? इस पोएम में मैटाफर है, इस पोएम में सिमिली है और ये पोएम पर्सोनिफिकेशन को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। विच आर ओल्ड ट्रेडमार्क ऑफ वर्ड्सवर्थ स्टाइल। और ये सारी किसकी स्टाइल है? ये सारी वर्ड्सवर्थ की ट्रेडमार्क स्टाइल है। अब इसकी हम थीम देख लेते हैं, इसकी थीम कैसी है। तो इसकी थीम है नेचर एंड सॉलिट्यूड, प्रकृति और एकांत। वर्ड्सवर्थ जो है उस रास्ते से वो अकेले जा रहे थे और वो उन्होंने क्या इमेजिन किया था? उन्होंने इमेजिन किया था कि एक लड़की अकेले जो कि खेत में काम कर रही हैं, तो ये प्रकृति और एकांत को बताता है। द पोएम सेलिब्रेट्स अ सॉलिटरी ह्यूमन फिगर फुली इमर्स्ड इन द नेचुरल वर्ल्ड। एक प्राकृतिक दुनिया है और उस प्राकृतिक दुनिया में वो जो लड़की है, वो जो इमेजिन किया है कवि ने, तो वो लड़की क्या कर रही है? गीत गा रही है और अकेले अपने खेतों में काम कर रही है। फिर नेक्स्ट थीम है हमारी पावर ऑफ आर्ट, कला की शक्ति। द म्यूजिक टू इनकम्प्रेहेंसिबल इज पावरफुल इनफ टू डीपली मूव्स द लिसनर, हाईलाइटिंग द यूनिवर्सल रीच ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। इस पोएम में जो कवि हैं वो ये सब कुछ इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि चाहे हम वहाँ मौजूद हो या ना हो, तब भी हमें लगता है कि ये पोएम पूरी या ये जो भी घटनाएं इसमें घटित हो रही हैं वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट थीम है हमारी मिस्ट्री एंड इमेजिनेशन, जो रहस्य है और जो इसकी सुंदरता है या जो कल्पना शक्ति है उसके बारे में। द अनसर्टेनी ऑफ द सॉन्ग्स मीनिंग अलाउज द लिसनर to project their own meanings and the emotions into it। इस कविता में जो भी वो लड़की गीत गा रही है वो स्पष्ट नहीं है ना, वो हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी भावनाओं से हम जुड़ सकते हैं। हमें ऐसा लगता है, या जो कवि हैं वो कवि बता रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो जो लड़की गा रही है वो कोई दुख भरा गीत गा रही है, तो ये उसकी भावना से हम जुड़ गए हैं, तभी हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारी थीम ट्रांजेंस एंड मेमोरी। ट्रांजेंस एंड मेमोरी मतलब क्षणभंगुरता और स्मृति, मतलब थोड़े टाइम के लिए हम उस गीत में बंध गए और थोड़े टाइम के लिए हम वहाँ रुककर उस गीत को सुन रहे हैं, और लेकिन जो वो गीत है या जो वो कविता है या जो गाना गा रही है लड़की, वो हमारी मेमोरी में या हमारे दिलो दिमाग में वो ऐसे छप गई है कि वो हमेशा हमेशा हमारे दिल में बस गई हैं। ऑल दो द सॉन्ग इज़ फीलिंग इट्स इमोशनल इफेक्ट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। वो जो गाना गा रही है वो लंबे समय तक हमारे दिलों में गूंजता रहेगा। एम्फेसाइजिंग द इनड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस, और ऐसा अनुभव हमें दे गई है
कि वो गाना हम चाह कर भी भूल नहीं सकते हैं। चलिए अब इसकी राइमिंग स्कीम और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। द पोयम कंटेन्स 4 स्टेंजा। ये पोयम 4 स्टेंजा में कंटेन है, ईच विथ 8 लाइन्स। और सारे जितने भी 4 स्टेंजा हैं उन 4 स्टेंजा में 8 लाइन्स कंटेन है ना, उसको हम ऑक्टाव कहेंगे। और ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी स्टेंजा में 8 लाइन्स होती हैं तो उसे हम ऑक्टाव कहते हैं। द predominant rhyming scheme is A B C C D D for each stanza। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है या इसके जो प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन्स की जो राइमिंग स्कीम बन रही है वो कैसी बन रही है, A B C C D D। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। मैंने आप लोगों को बताया था राइमिंग स्कीम निकालते कैसे हैं, है ना। अगर कभी एग्जाम में आप लोगों को ऐसी पोयम दे दी जाएगी और अगर पूछ लिया जाएगा कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है तो इसको कैसे हम समझते हैं, हमें लास्ट लेटर पकड़ना होता है। तो इसका लास्ट लेटर क्या है, फिल्ड, तो इसको हम ए देंगे। फिर लास्ट तो इसको हम बी देंगे। फिर है बाय हरसेल्फ, तो इसको हम ए देंगे। और पास तो इसको हम बी देंगे। क्यों, क्योंकि ए इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम निकलता है और बी इसका प्रोनाउंसिएशन सेम निकलता है। ओके। फिर ग्रेन स्ट्रेन, तो इसको सी, इसको भी सी क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। फिर प्रोफाउंड और साउंड, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है इसलिए डी डी। तो ए बी सी सी डी डी। आई होप आप लोगों को ये पूरी राइमिंग स्कीम समझ में आ गई होगी। चलिए इसको एक बार और हम देख लेते हैं, इसका सेकेंड स्ट्रेंजा देखते हैं। और इस पोयम को मैं पूरा अपनी पिछली वीडियोस में कवर करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने इसको नहीं वॉच किया है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के इसको वॉच कर सकते हैं। चलिए तो अब इसका सेकेंड स्ट्रेंजा भी देख लेते हैं हम। सेकेंड स्ट्रेंजा के लास्ट वर्ड को देखेंगे, चॉन्ट, है ना, तो ये हो गया ए। फिर बैंड्स तो ये हो गया बी। फिर हॉन्ट तो ये हो गया ए। और सैंड्स तो ये हो गया बी। तो राइमिंग स्कीम बनी हमारी ए बी। अब नियर बर्ड सी सी, और सी और ब्रिजेज, सीज और ब्रिजेज, पीछे से का साउंड आ रहा है तो ये डी डी है ना। तो ऐसे ही इसकी राइमिंग स्कीम बनती है। चलिए अब फिर से हम समरी वाले पार्ट में आ जाते हैं। द पोएम इज मोस्टली रिटर्न इन आयम्बिक टेट्रामीटर। ये पोएम भी मोस्टली किस में लिखी गई है, तो ये एक आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। विच गिव्स इट अ रेगुलर म्यूजिकल रिदम। ये कैसा है, ये पोएम कैसी है, तो ये एक रेगुलर म्यूजिक रिदम है इसमें। रेनफोर्सिंग बोथ द मेलोडी ऑफ द क्लासेस सॉन्ग्स एंड द पोएम सॉन्ग लाइक क्वालिटी। और इसमें कैसा दिखाया गया है, तो इस कविता को हम गा सकते हैं, इसमें हम धुन निकाल सकते हैं। ये कविता कैसी है, ये कविता गीतात्मक कविता है। ओके। चलिए अब इसका हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन देख लेते हैं कि ये कविता कब पब्लिश हुई थी। तो मैं इस चीज़ को आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, लेकिन इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। द सॉलिटरी रिपर वॉज पब्लिश्ड इन 1807, 1807 में ये पब्लिश्ड हुई थी। This romantic lyric stands as a powerful meditation on the beauty of the natural world, the mystery of art and the transcendent potential of music and memory। क्या दिखाया गया है इस कविता में, ये कविता अपने अंदर कला के रहस्य को और संगीत व स्मृति को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये कविता कितनी मधुर है या ये कविता कितनी रिदम वाली है। चलिए अब इसका हम टोन देख लेते हैं। एडमायरिंग मीन्स होगा डीप एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब कि प्रशंसात्मक। फिर है इसमें मेलंचोलिक, मतलब कि उदासीन या फिर हल्की उदासी से भरा हुआ ये गीत है। फिर है नेक्स्ट इसका टोन कैसा है, रिफ्लेक्टिव है। रिफ्लेक्टिव मतलब कि हमारे दिलो दिमाग पर वो गाना छा जाता है, मतलब हम चिंतन कर रहे हैं, तो ये चिंतनशील है, मननशील है। ओके। अब इसका मीटर देख लेते हैं हम। इस पोएम में मीटर क्या है, क्या यूज़ हुआ है इसमें मीटर, तो इसमें प्राइमरीली आयम्बिक टेट्रामीटर यूज़ हुआ है। सम लाइन्स आर आयम्बिक ट्राईमीटर, कुछ लाइंस में आयम्बिक टेट्रामीटर है और कुछ लाइंस में आयम्बिक ट्राईमीटर है। ओवरऑल द पोएम फॉलोज द बैलेड स्टाइल। और पूरी पोएम किसको फॉलो कर रही हैं, तो पूरी पोएम बैलेड स्टाइल को फॉलो कर रही हैं। ओके। चलिए अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं हम कि इसका लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है ये एक रोमांटिक लिरिकल पोएम है और इसको कवि ने एक लड़की या जो गांव की लाइफ होती है उसके ऊपर दिखाया है। और वो लड़की क्या कर रही है, वो
अपना काम कर रही हैं और काम करते करते वो एक गीत गा रही हैं और वो गीत इतना मधुर है और वो इतना अच्छा गाना गा रही हैं कि बस उसको हम सुनते ही रहें। वहाँ जो राहगीर हैं वो चलते चलते थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकेंगे और रुककर उस गीत को ज़रूर सुनेंगे। इसमें पूरे नेचर की ब्यूटी को दिखाया गया है। इसमें कुकू बर्ड और नाइटिंगेल से कंपेयर किया गया है कि वाकई में ये लड़की इतना मधुर गाना गा रही हैं कि नाइटिंगेल जो बर्ड और कुकू बर्ड होता है उससे भी मधुर इसका सॉन्ग है। ओके, चलिए, तो हमारी पोयम का कंक्लूज़न यहीं फिनिश होता है और हमारी पोयम जो द सॉलिटरी रिपर है वो भी यहीं फिनिश होती है, उसका समरी वाला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समरी वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।